मेरा नाम मीना अग्रवाल है। मैं 62 साल की रिटायर्ड बैंक प्रबंधक हूँ। पंजाब नेशनल बैंक की कनॉट प्लेस शाखा में 36 साल नौकरी की। और जिस दिन मैंने अपनी बहू नेहा का टूटा हुआ मोबाइल उठाकर मरम्मत के लिए ले जाने का फैसला किया, उस दिन मुझे पता चला कि पिछले 16 महीनों से मैं सिर्फ बर्बाद ही नहीं हो रही थी। मुझसे मेरा घर, मेरी पहचान, मेरी जिंदगी भर की कमाई और मेरा अस्तित्व तक छीनने की एक सुनियोजित साजिश चल रही थी। और जो सबसे डरावनी बात थी वो ये कि साजिश रचने वाली वही इंसान थी जिसे मैं अपनी बेटी मानती थी। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको अपने बारे में बता दूं। मैं द्वारका सेक्टर 12 में रहती हूँ, सेक्टर 9 मेट्रो के बिल्कुल पास, मुख्य पार्क के सामने वाली इमारत में। 7 साल पहले मेरे पति राजीव का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया था। उसके बाद से मैं अपने बेटे विक्रम, बहू नेहा और 5 साल के पोते आर्यन के साथ रहती थी। मेरी पेंशन 52,000 महीना आती थी, साथ में भविष्य निधि का ब्याज भी। मैंने अपनी पूरी जिंदगी अंकों और खातों के साथ बिताई थी, इसलिए हर खर्च, हर लेन देन की जानकारी मैं अपनी छोटी सी डायरी में लिखती थी। मुझे पढ़ने के लिए चश्मे चाहिए होते थे और कभी कभी घुटनों में अकड़न हो जाती थी, लेकिन बाकी मैं बिल्कुल तंदुरुस्त थी। अब आते हैं उस दिन की बात पर। अगस्त का महीना था, 17 तारीख, मंगलवार। बाहर इतनी उमस थी कि हवा भी गर्म लग रही थी। सुबह के 8:25 हुए थे। मैं रसोई में आर्यन का टिफिन तैयार कर रही थी, परांठे और दही जो उसे बहुत पसंद थे। तभी नेहा अपने कमरे से भागती हुई आई। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही थी। मम्मी जी, बड़ी मुसीबत हो गई, उसने कहा, अपना मोबाइल मेरे सामने रखते हुए। देखिए, ये चालू ही नहीं हो रहा। मैंने चार्जिंग भी लगाई, दोबारा चालू भी किया, कुछ नहीं हो रहा। और आज मेरी बहुत जरूरी बैठक है अपने व्यापार के लिए। मुझे आपूर्तिकर्ताओं से बात करनी है, भुगतान पक्का करना है। कृपया आप इसे सेक्टर 10 के बाजार में टेक फिक्स लेकर जाइए ना जल्दी से। वो लोग अच्छा काम करते हैं। मैंने उसकी आंखों में देखा। हाँ, वो परेशान लग रही थी, लेकिन कुछ और भी था, एक अजीब सी बेचैनी जो मैं उस वक्त समझ नहीं पाई। ठीक है बेटा, मैं अभी ले जाती हूं, मैंने कहा। तुम तैयार होती रहो अपनी बैठक के लिए। एक बात ध्यान रखिएगा, उसने जल्दी से कहा, अपने श्रृंगार के सामान उठाते हुए। उनसे कह दीजिएगा कि सिर्फ स्क्रीन देखें, बाकी कुछ खोलें नहीं। गोपनीयता का मामला है ना, ग्राहकों का डेटा वगैरह। उस वक्त मुझे ये सामान्य लगा था। अब सोचती हूं तो वो पहला संकेत था जो मैं चूक गई। मैंने अपना पर्स उठाया, वो मजबूत चमड़े का बड़ा सा थैला जिसमें कई जेबें थीं, और नेहा का मोबाइल अंदर रख लिया। बाहर निकलते वक्त इमारत की पार्किंग में श्याम चाचा मिले, जो वहां देखभाल करते थे। कहाँ जा रही हैं मीना जी इतनी सुबह, उन्होंने पूछा। बस बाजार श्याम भाई, नेहा का मोबाइल ठीक करवाना है, वो मुस्कुराए। अच्छा, मेरा बेटा मनोज भी वहीं टेक फिक्स में काम करता है, वो अच्छे से देख लेगा। ये छोटी सी बात, ये संयोग जिसने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। सेक्टर 10 का बाजार पैदल 10 मिनट की दूरी पर था। मैं आराम से चलती रही। अपने चमड़े के जूते भारी लग रहे थे गर्मी में। टेक फिक्स की दुकान गली के कोने में थी, नीली और सफेद तख्ती के साथ। मैं अंदर गई। वातानुकूलन की ठंडी हवा ने तुरंत राहत दी। एक युवक काउंटर पर बैठा था, शायद 26-27 साल का, पतला साफ चेहरा, नीली कंपनी की टी-शर्ट पहने हुए। नमस्ते आंटी जी, उसने कहा। मैं मनोज हूं। आप सी ब्लॉक से हैं ना? मेरे पापा श्याम वर्मा आपकी इमारत में पार्किंग देखते हैं। हाँ बेटा, मैं खुश हो गई। अच्छा, तुम उन्हीं के बेटे हो। साइबर सुरक्षा का प्रशिक्षण किया था ना तुमने? तुम्हारे पापा बहुत गर्व से बताते थे, वो शर्माया। जी हाँ, अब यहाँ काम करता हूँ और साथ में पुलिस को भी मदद करता हूँ, कभी कभी धोखाधड़ी के मामलों में। मैंने नेहा का मोबाइल निकालकर सामने रखा। ये देखो बेटा, चालू नहीं हो रहा, स्क्रीन की समस्या लगती है। मैं देखता हूँ, उसने मोबाइल उठाते हुए कहा। उसने पहले चार्जिंग की जगह जांची, फिर कुछ बटन दबाए। मुझे जांच करनी पड़ेगी, थोड़ा समय लगेगा। कोई बात नहीं, मैं प्रतीक्षा कर लूंगी। मैं दुकान के कोने में रखी प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठ गई। मनोज ने मोबाइल को एक यंत्र से जोड़ा। मैं उसे देख रही थी, कैसे उसकी उंगलियां स्क्रीन पर घूम रही थीं, कैसे वो कुछ अनुप्रयोग खोल रहा था, जांच कर रहा था। और तभी मैंने देखा कि उसका चेहरा बदल गया। पहले उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ी, जैसे उसे कुछ अजीब मिला हो। फिर उसकी आंखें थोड़ी चौड़ी हुईं। उसने मोबाइल की स्क्रीन को अपने करीब लाया, ध्यान से कुछ पढ़ा, और फिर उसने मेरी तरफ देखा, फिर मोबाइल की तरफ, फिर मुझे। उसके चेहरे पर जो भाव था
वो मुझे आज भी याद है, भ्रम, सदमा और फिर एक गहरी चिंता। आंटी जी, उसने धीरे से कहा, अपने चारों तरफ देखते हुए। उस वक्त दुकान में हम दोनों के अलावा कोई नहीं था। क्या आप मेरे साथ अंदर पिछले कमरे में आ सकती हैं? 1 मिनट के लिए? मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। क्या हुआ बेटा? मोबाइल में कोई बड़ी समस्या है क्या? आंटी जी, कृपया। उसकी आवाज में तात्कालिकता थी। यहां नहीं, अंदर चलिए, और ये बात यहीं रहनी चाहिए। वो उठा, दुकान का मुख्य दरवाजा अस्थायी रूप से बंद करने का बोर्ड लगाया और मुझे पीछे एक छोटे से कार्यालय कक्ष में ले गया। वहां एक मेज थी, 2 कुर्सियां और दीवार पर कुछ प्रमाण पत्र लगे थे। उसने दरवाजा बंद किया। अब मैं सच में घबरा गई थी। मनोज ने मोबाइल मेरे सामने रखा, लेकिन स्क्रीन नहीं दिखाई। पहले उसने मुझे कुर्सी पर बिठाया। आंटी जी, जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं, वो सुनकर आपको बहुत झटका लगेगा, लेकिन मैं आपको सच बता रहा हूं, क्योंकि अगर मैं नहीं बताऊंगा तो आपके साथ बहुत बड़ा अन्याय हो जाएगा। मेरे हाथ ठंडे पड़ने लगे। बेटा, बात क्या है? उसने गहरी सांस ली। आंटी जी, आपको अभी इसी वक्त अपने सारे डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड बंद करवाने होंगे। अपनी बैंक को फोन कीजिए, अपना यूपीआई बंद कीजिए, और वो रुका, और घर मत जाइए जब तक आप ये सब सुरक्षित नहीं कर लेती। मेरा गला सूख गया। क्या मतलब? तुम ये क्या कह रहे हो? उसने मोबाइल की स्क्रीन मेरी तरफ घुमाई, और जो मैंने देखा, उस पल में मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। स्क्रीन पर एक फोल्डर खुला था। उसका नाम था दस्तावेज बैकअप, लेकिन जो उसके अंदर था वो कोई सामान्य बैकअप नहीं था। मेरे सामने थीं मेरे तीनों डेबिट कार्ड की उच्च गुणवत्ता वाली तस्वीरें। सामने और पीछे की तरफ से सीवीवी नंबर साफ दिख रहा था। मेरा आधार कार्ड, मेरा पैन कार्ड, मेरा ड्राइविंग लाइसेंस, मेरे बैंक पासबुक के हर पन्ने की तस्वीर, मेरे संपत्ति के कागजात, पितमपुरा वाले घर के हर पन्ने को तस्वीर खींची गई थी। और फिर वीडियो। एक वीडियो में मैं एटीएम मशीन पर खड़ी थी, अपना पिन डाल रही थी। कैमरे का कोण ऐसा था कि साफ दिख रहा था कि किसी ने मुझे जानबूझकर रिकॉर्ड किया था। पृष्ठभूमि में नेहा की आवाज सुनाई दे रही थी, मम्मी जी, धीरे धीरे बटन दबाइए, साफ दबाइए। हाँ, ऐसे। मेरा सिर घूमने लगा। मनोज ने स्क्रॉल किया और तस्वीरें और वीडियो आईं। कुछ खाली कागजों पर मेरे हस्ताक्षर की अभ्यास की हुई प्रतियां थीं, जैसे कोई मेरा हस्ताक्षर नकल करना सीख रहा हो। आंटी जी, मनोज ने धीरे से कहा, ये सब क्या है, आपको पता है? मैं कुछ बोल नहीं पाई। मेरी आवाज गले में अटक गई थी। उसने कुछ और अनुप्रयोग खोले। देखिए, इस मोबाइल में कुछ ऐसे अनुप्रयोग लगे हैं जो सामान्य नहीं हैं। ये देखिए, स्क्रीन मिरर प्रो। इससे कोई दूसरे मोबाइल की स्क्रीन अपने मोबाइल पर देख सकता है। ये कॉल रिकॉर्डर प्लस, ये हर बातचीत रिकॉर्ड करता है। और ये ओटीपी फॉरवर्डर अनुप्रयोग है। आंटी जी, क्या आपने कभी अपने मोबाइल में कुछ नया अनुप्रयोग लगवाया था? कोई सुरक्षा अपडेट या बैंकिंग सुरक्षा अनुप्रयोग? मेरे दिमाग में बिजली कौंधी। 6 महीने पहले नेहा ने कहा था, मम्मी जी, आजकल बहुत धोखाधड़ी हो रहे हैं। मैं आपके मोबाइल में एक सुरक्षा अनुप्रयोग लगा देती हूँ, सब ओटीपी सुरक्षित रहेंगे। और मैंने विश्वास करते हुए उसे अपना मोबाइल दे दिया था। हाँ, मेरी आवाज एक फुसफुसाहट थी। नेहा ने 6 महीने पहले। मनोज ने समझदारी से सिर हिलाया। आंटी जी, मैंने पहले भी ऐसे मामले देखे हैं। साइबर धोखाधड़ी, परिवार के सदस्यों द्वारा। ये मोबाइल, इसमें जो सबूत है वो बताता है कि कोई आपकी वित्तीय पहचान चुराने की कोशिश कर रहा है, या शायद पहले ही चुरा चुका है। मैं कांप रही थी। मेरी बहू। आंटी जी, मुझे नहीं पता कि मोबाइल किसका है, लेकिन मैं बता सकता हूं कि इस मोबाइल के मालिक ने ये सब जानबूझकर इकट्ठा किया है। और देखिए, उसने व्हाट्सएप खोला। एक बातचीत थी किसी अधिवक्ता मल्होत्रा के साथ। मैंने संदेश पढ़े और मेरा खून जम गया। मुख्तारनामा कैसे बनवाऊं अगर वो मानसिक रूप से अयोग्य हो? मनोभ्रंश की चिकित्सा रिपोर्ट चाहिए होंगी। संपत्ति हस्तांतरण में कितना समय लगेगा? क्या ऐसे भी तरीका है जो तेज हो? मेरी आंखों में आंसू आ गए। मेरे हाथ इतने कांप रहे थे कि मैं मोबाइल पकड़ नहीं पा रही थी। मनोज ने एक टिश्यू का डिब्बा मेरी तरफ बढ़ाया। आंटी जी, आप मजबूत हैं, आपको अभी रोना नहीं है, कदम उठाना है। पहले मैं ये सारी तस्वीरें और सबूत अपने मोबाइल में भेज देता हूँ। एक पेन ड्राइव में भी प्रति बना देता हूँ। ये आपके पास प्रमाण रहना चाहिए। दूसरा, आप अभी अपनी बैंक को फोन कीजिए और जांच कीजिए कि आपके खातों में कोई अनधिकृत लेन देन तो नहीं हुए। उसने अपना मोबाइल निकाला और तेजी से काम करने लगा।
मैं वहीं कुर्सी पर बैठी रही, सुन्न, स्तब्ध, टूटी हुई। 10 मिनट में मनोज ने सब कुछ दस्तावेज कर लिया। उसने एक छोटी सी पेन ड्राइव मुझे दी। ये रखिए सुरक्षित, किसी को मत बताइएगा। और अब बैंक को फोन कीजिए। मेरे कांपते हाथों से मैंने अपना मोबाइल निकाला। पंजाब नेशनल बैंक का ग्राहक सेवा नंबर लगाया। प्रतीक्षा करते हुए मनोज ने मुझे एक गिलास पानी दिया। सुप्रभात, पीएनबी ग्राहक सेवा, मैं प्रिया बोल रही हूं। मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूं? मेरी आवाज लड़खड़ा रही थी। मेरा नाम मीना अग्रवाल है। खाता संख्या। मैंने अपना खाता संख्या बताया। मुझे अपने खाते के हाल के लेन देन जांचने हैं। जी बिल्कुल। कृपया अपनी जन्म तिथि और पंजीकृत मोबाइल नंबर सत्यापित करें। मैंने सत्यापित किया। धन्यवाद। आप किस अवधि के लेन देन देखना चाहती हैं? पिछले 2 साल के। जी, ये लंबी अवधि है। मैं आपको अंतिम प्रमुख लेन देन बता सकती हूँ। विस्तृत विवरण आपको ईमेल पर भेजना पड़ेगा। हाँ ठीक है, बताइए। जी, आपका अंतिम लेन देन था कल 16 अगस्त। 48,500 रुपये निकाले गए। उससे पहले 14 अगस्त को 49,000 रुपये निकाले गए। 11 अगस्त को 48,500 रुपये। मेरे कान में घंटियां बजने लगीं। रुकिए, ये सब लेन देन कब से हो रहे हैं? कीबोर्ड की आवाज आई। जी, मैं पैटर्न देख रही हूं। पिछले 16 महीनों में हर 2-3 दिन में 48,000 से 49,900 के बीच की राशि निकाली गई है। कुल, कुछ सेकंड का विराम, कुल 437 लेन देन, कुल मिलाकर 21,47,000 रुपये। मैं कुर्सी से गिरते गिरते बची। मनोज ने मुझे संभाला। 21,47,000 रुपये, मेरी पूरी बचत, मेरी जिंदगी भर की कमाई, मेरे पति की सावधि जमा का पैसा जो मैंने सोच समझकर निवेश किया था, सब गायब। जी, क्या आप सुन रही हैं? मोबाइल पर आवाज आई। हाँ, मैं। ये लेन देन किसने किए? कैसे किए? जी, सभी लेन देन ऑनलाइन हैं, यूपीआई और डेबिट कार्ड से। ओटीपी भी सत्यापित हुए हैं आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर से, लेकिन मुझे कोई ओटीपी नहीं मिला। मैंने कोई लेन देन नहीं किया। जी, ये गंभीर है। आपको तुरंत धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज करनी होगी। और कृपया अभी अपने सारे कार्ड बंद करवा लीजिए। अगले 20 मिनट में मैंने अपने 3 डेबिट कार्ड बंद करवाए, अपनी यूपीआई सेवाएं निलंबित करवाईं, अपने क्रेडिट कार्ड भी बंद करवाए। हर मिनट मेरे अंदर एक नई सच्चाई बैठ रही थी। मेरी अपनी बहू, जिसे मैंने बेटी माना, जिसके लिए मैंने अपनी सारी बचत से उसके कपड़ों के व्यापार के लिए कर्ज दिया था, जिसके बच्चे को मैं अपनी जान से ज्यादा प्यार करती थी, वो मुझे बर्बाद कर रही थी। व्यवस्थित रूप से, धैर्यपूर्वक। 16 महीनों से मनोज ने मुझे बाहर टेक फिक्स से निकाला। आंटी जी, आप अभी घर मत जाइए। पहले एक अच्छे वकील से मिलिए और पुलिस को सूचित कीजिए। सबूत हमारे पास है, लेकिन रणनीति चाहिए। मैं सड़क पर खड़ी थी, अगस्त की तपती धूप में, लेकिन मुझे ठंड लग रही थी। लोग आसपास से गुजर रहे थे, सामान्य जीवन जी रहे थे, और मेरी दुनिया टूट चुकी थी। तभी मुझे एक नाम याद आया। अधिवक्ता अनिल कपूर। वो मेरी कनॉट प्लेस शाखा में आते थे। सेवानिवृत्त न्यायालय न्यायाधीश थे। हमेशा कहते थे, मीना जी, कभी कोई मुसीबत हो तो बताइएगा। मुसीबत आ गई थी, सबसे बड़ी मुसीबत। मैं पास के कैफे कॉफी डे में गई, वातानुकूलन में बैठी, अपना मोबाइल निकाला। मेरे संपर्कों में अनिल जी का नंबर था। वो अपने बैंक कागजात के लिए हमेशा मुझसे व्यक्तिगत रूप से मिलते थे, इसलिए नंबर बदला था। उन्होंने तीसरी घंटी पर उठाया। नमस्ते मीना जी, कैसी हैं आप? बहुत दिनों बाद फोन किया। मेरी आवाज टूट गई। अनिल जी, मुझे आपकी मदद चाहिए। बहुत बड़ी मुसीबत में हूं। उनका स्वर तुरंत गंभीर हो गया। क्या हुआ? आप कहाँ हैं? सुरक्षित है ना? मैं द्वारका सेक्टर 10 में हूं, कैफे कॉफी डे में। अनिल जी, मेरी बहू ने मेरे 21 लाख रुपये चुराए हैं, मेरी पहचान चुराई है, और वो मुझे मानसिक रूप से अयोग्य घोषित करवाकर मेरी संपत्ति पर कब्जा करने की योजना बना रही है। खामोशी। फिर? मैं अभी आता हूं, 30 मिनट में पहुंच जाऊंगा। कुछ मत कीजिएगा, कहीं मत जाइएगा, किसी से कुछ मत कहिएगा, बस वहीं बैठी रहिए। मैंने कॉफी मांगी। मेरे हाथ अभी भी कांप रहे थे। मैंने पेन ड्राइव अपने पर्स की सबसे भीतरी जिप में छुपा दी, और तभी मेरा मोबाइल बजा। कॉलर आईडी नेहा। मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। क्या मैं उठाऊं? क्या मैं नजरअंदाज करूं? मैंने उठाया, अपनी आवाज को सामान्य रखने की कोशिश की। हाँ बेटा। मम्मी जी, आप कहाँ हैं? मोबाइल ठीक हो गया क्या? मुझे तुरंत चाहिए, ग्राहक मेरे लैंडलाइन पर फोन कर रहे हैं। मेरे दिमाग ने तेजी से काम किया।
अगर मैं सच बताऊं तो वो सबूत नष्ट कर सकती है। अगर मैं झूठ बोलूं, हाँ बेटा, तकनीशियन अभी देख रहा है, कुछ जटिल समस्या है, शाम तक तैयार हो जाएगा। तुम लैंडलाइन से ही काम चला लो। अरे लेकिन मुझे तुरंत चाहिए। अब जल्दी लाइए ना। बेटा, मैं कोशिश करती हूं, तुम तनाव मत लो, अलविदा। मैंने फोन काट दिया। मेरे हाथों में पसीना आ गया था। कैसे कैसे मैं इतने सालों तक नहीं समझ पाई। वो हमेशा इतनी अच्छी, इतनी देखभाल करने वाली लगती थी। मम्मी जी, आप आराम कीजिए, मैं बना देती हूँ। मम्मी जी, आपका मोबाइल मैं अपडेट कर देती हूँ सुरक्षा के लिए। मम्मी जी, बैंक जाना है, मैं साथ चलती हूँ, भीड़ में कोई मदद चाहिए तो। हर बार वो मुझे और गहरे जाल में धकेल रही थी। आधे घंटे बाद अनिल जी आए। उनके साथ एक युवक था, लैपटॉप का थैला लिए हुए। मीना जी, ये मेरे सहयोगी हैं, डॉ रमेश खन्ना, साइबर फॉरेंसिक विशेषज्ञ, दिल्ली पुलिस के साथ काम करते हैं। हम तीनों एक कोने की मेज पर बैठ गए। मैंने पूरी कहानी सुनाई, पेन ड्राइव दी, मनोज का नंबर दिया, अपने बैंक विवरण का सारांश बताया। रमेश जी ने लैपटॉप खोला, पेन ड्राइव जोड़ा और सबूत देखने लगे। हर तस्वीर, हर वीडियो, हर व्हाट्सएप संदेश। अनिल जी का चेहरा गंभीर हो गया। मीना जी, ये बहुत गंभीर अपराध है। ये साधारण चोरी नहीं है, ये पहचान चोरी, वित्तीय धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक साजिश है। और अगर वो आपको मानसिक रूप से अयोग्य घोषित करवाने की कोशिश कर रही है तो ये अनुचित प्रभाव का प्रयास और वरिष्ठ नागरिकों के साथ दुर्व्यवहार भी है। अनिल जी, मैं क्या करूं? उन्होंने मेरा हाथ थामा। पहली बार उस दिन मुझे लगा कि मैं अकेली नहीं हूं। आप कुछ नहीं करेंगी। अभी हम रणनीति बनाएंगे, सबूत इकट्ठा करेंगे, एक मजबूत मामला बनाएंगे और फिर हम उसे कानून के सामने लाएंगे। लेकिन आपको धैर्य रखना होगा और सबसे जरूरी, आपको सामान्य व्यवहार करना होगा। घर जाइए जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उसे शक नहीं होना चाहिए कि आपको पता चल गया है। लेकिन वो मोबाइल के बारे में कहिए कि दुकान में पुर्जे मंगवाने पड़े, 2-3 दिन लगेंगे। इससे हमें समय मिलेगा सबूत ठीक से दस्तावेज करने का। अगर आप भी परिवार में ऐसी परेशानी महसूस कर रहे हैं तो अभी लाइक बटन दबाएं। आपका एक लाइक हमें और लोगों तक ये सच्चाई पहुंचाने में मदद करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शाम को जब मैं घर पहुंची तो नेहा दरवाजे पर ही इंतजार कर रही थी। मम्मी जी, मोबाइल कहाँ है? मैंने रिहर्सल किए हुए शब्द बोले। बेटा, वो स्क्रीन तो ठीक है, लेकिन कुछ आंतरिक पुर्जे खराब हैं, उन्हें मंगवाना पड़ेगा, 2-3 दिन लगेंगे। उसके चेहरे पर जो भाव आया, निराशा, घबराहट, गणना, वो सब अब मुझे साफ दिख रहे थे। पहले मैं इन्हें चूक जाती थी। 3 दिन? लेकिन मुझे तुरंत चाहिए। बेटा, क्या करूं? पुर्जे आने में समय लगता है, तुम मेरा मोबाइल इस्तेमाल कर लो अस्थायी रूप से। नहीं, उसने जल्दी से कहा, बहुत जल्दी से। मतलब? नहीं मम्मी जी, आपका मोबाइल पुराना है, मेरे अनुप्रयोग नहीं चलेंगे। मैं अपना लैपटॉप इस्तेमाल कर लूंगी। कोई बात नहीं। वो अंदर चली गई। मैं रसोई में चली गई और चाय बनाने लगी। मेरे हाथ अभी भी कांप रहे थे, लेकिन मुझे मजबूत रहना था। विक्रम दफ्तर से आया। मेरा बेटा, 30 साल मैंने उसे पाला था। मेरे और राजीव के सपने थे उसके लिए। आज वो इन्फोसिस में वरिष्ठ सॉफ्टवेयर अभियंता है। अच्छा वेतन, अच्छा इंसान, लेकिन अंधा विश्वास करने वाला। मम्मा, सब ठीक है ना? आप थकी लग रही हैं। मैं मुस्कुराई, नकली मुस्कान। हाँ बेटा, बस गर्मी में थोड़ा चक्कर आ रहा था, अब ठीक हूं। उस रात मैं सो नहीं पाई। बार बार वो दृश्य दिमाग में आ रहे थे। मेरे कार्ड की तस्वीरें, मेरे हस्ताक्षर की अभ्यास, वो व्हाट्सएप संदेश। बूढ़ी औरत अभी भी सोचती है कि मैं समर्पित हूं। मैं बूढ़ी औरत थी, 62 साल की, लेकिन मूर्ख नहीं थी। अगले दिन सुबह अनिल जी ने फोन किया। मीना जी, मैं कुछ लोगों से संपर्क कर रहा हूं। आपकी एक सहेली थी ना, कविता? उनका बेटा बैंकिंग क्षेत्र में है। हाँ, कविता मेहता। उनका बेटा रोहित HDFC बैंक के धोखाधड़ी विभाग में उप प्रबंधक है। बिल्कुल सही, उनसे मिलिए, अनौपचारिक रूप से। आपको उन लेन देन का विस्तृत फॉरेंसिक विश्लेषण चाहिए। मैं उसी दिन कविता जी के घर गई। वो हमारी इमारत में ही 2 मंजिल नीचे रहती थीं। सेवानिवृत्त शिक्षिका थीं। मीना, इतने दिनों बाद चाय पियोगी? हम बैठे। छोटी मोटी बातों के बाद मैंने सावधानी से बात शुरू की। कविता, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तुम्हारा बेटा रोहित, वो बैंकिंग धोखाधड़ी के मामलों में काम करता है ना? हाँ, क्यों, क्या हुआ? मैंने उसे सब बताया, सब कुछ। वो स्तब्ध थी, भयभीत थी। मीना, तुमने पुलिस को बताया? वकील के साथ मामला बना रहे हैं, लेकिन मुझे तकनीकी सबूत चाहिए। क्या रोहित? अनौपचारिक रूप से।
मदद कर सकता है? कविता ने तुरंत फोन उठाया। रोहित, मैं मम्मी, तुम आज शाम घर आ सकते हो? मीना आंटी से मिलना है तुम्हें, बहुत जरूरी। उस शाम रोहित आया। होशियार युवक, 30 साल का। मैंने उसे अपना बैंक खाते की जानकारी दी, लेन देन का इतिहास दिया। आंटी, ये पैटर्न देखकर मुझे पक्का लग रहा है कि ये पेशेवर धोखाधड़ी है। हर लेन देन 50,000 से नीचे है जानबूझकर, क्योंकि 50,000 और ऊपर के लेन देन बैंकों को विशेष रूप से रिपोर्ट करने होते हैं। और ये ओटीपी अग्रेशन, ये एक परिष्कृत मैलवेयर है। तुम विस्तृत विश्लेषण कर सकते हो? आंटी, आधिकारिक रूप से नहीं, लेकिन मैं अपने संपर्कों का उपयोग करके कोशिश करूंगा। 2-3 दिन दीजिए। अगले 3 दिन मैं रोबोट की तरह घर में रही। सामान्य अभिनय, नाश्ता बनाना, आर्यन को स्कूल भेजना, नेहा से बात करना जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन मैं निरीक्षण कर रही थी, हर छोटी चीज। मैंने देखा कि नेहा अपने लैपटॉप पर बहुत ज्यादा समय बिताने लगी। मोबाइल ना होने से वो बेचैन थी। उसने 2 बार मुझसे पूछा, मम्मी जी, मोबाइल का क्या हुआ? और जब मैंने कहा कि पुर्जे अभी नहीं आए, तो उसकी निराशा साफ दिखी। मैंने यह भी देखा कि कुछ डाक आए। आईसीआईसीआई बैंक का सावधि जमा परिपक्वता पत्र। वो पत्र उसने जल्दी से छुपा लिया, लेकिन मैंने देख लिया था। मेरे नाम पर कोई सावधि जमा नहीं है आईसीआईसीआई में। तो ये किसका है? चौथे दिन रोहित ने मुझे एक सीलबंद लिफाफा दिया, गुप्त रूप से। आंटी, ये अंदर देखो, विस्तृत फॉरेंसिक रिपोर्ट है। हर लेन देन का निशान, किस खाते में पैसा गया, किस अनुप्रयोग से अधिकृत हुआ, सारे सबूत। उस रात अपने कमरे में मैंने वो रिपोर्ट पढ़ी। 21,47,000 रुपये, 437 लेन देन, सभी एक फर्जी अनुप्रयोग से किए गए, जो पीएनबी की असली अनुप्रयोग जैसा दिखता था। लेकिन असल में वो पैसा किसी और खाते में जा रहा था, और वो खाता नेहा गुप्ता, उसका कुंवारा नाम के नाम पर पंजीकृत था। आईसीआईसीआई बैंक, द्वारका शाखा सबूत था, मजबूत, निर्विवाद। अगले सप्ताह अनिल जी ने एक बैठक की व्यवस्था की। मैं, अनिल जी, रमेश जी और एक और व्यक्ति, संपत्ति सलाहकार दिनेश शर्मा। मीना जी, अनिल जी ने कहा, ये दिनेश जी हैं, जनकपुरी में इनकी दफ्तर है। नेहा जी इनके पास कुछ महीने पहले आई थी। दिनेश जी ने सिर झुकाया। मीना जी, मुझे बहुत अपराध बोध हो रहा है। मैंने रिपोर्ट नहीं किया, लेकिन उस वक्त मुझे लगा कुछ गलत है। क्या हुआ था? मैंने पूछा। 3 महीने पहले आपकी बहू मेरी दफ्तर आई, बोली कि उनकी सास, मतलब आपको मनोभ्रंश हो रहा है, स्मृति हानि, और उन्हें संपत्ति हस्तांतरित करनी है जल्दी से, इससे पहले कि आप पूरी तरह अयोग्य हो जाएं। उन्होंने मुझे कुछ चिकित्सा रिपोर्ट भी दिखाए, डॉ. भरत सिन्हा के। कहती थीं कि आप निर्णय ठीक से नहीं ले सकती। मेरा हाथ मेज पर मुट्ठी बन गया। मैंने कहा कि इसके लिए उचित प्रक्रिया है, कानूनी दस्तावेज चाहिए। उसने कहा, कुछ पिछली तारीख लगाना संभव है क्या? तब मुझे शक हुआ। मैंने मना कर दिया। वो बहुत गुस्से में गई, फिर कभी वापस नहीं आई। और ये चिकित्सा रिपोर्ट? रमेश जी बोले, मैंने सत्यापित किया, डॉ. भरत सिन्हा एक असली डॉक्टर हैं, लेकिन उन्होंने बताया कि उन्होंने आपको कभी जांच नहीं किया। ये रिपोर्ट जाली है, हस्ताक्षर भी नकली है। नकली चिकित्सा रिपोर्ट, जाली हस्ताक्षर, संपत्ति धोखाधड़ी का प्रयास। सूची बढ़ती जा रही थी। मीना जी, अनिल जी ने कहा, अब हमें और सबूत चाहिए। घर में क्या आपको कोई और संदिग्ध चीज दिखी है? हाँ, मैंने कहा। उसके कमरे में कुछ कागजात हैं और उसका लैपटॉप। लेकिन मैं कैसे? आपको जासूस नहीं बनना है, अनिल जी ने कहा। लेकिन अगर स्वाभाविक रूप से कोई चीज आपको दिख जाए, तस्वीरें ले लीजिएगा। कहानी आगे और मोड़ लेने वाली है। नीचे टिप्पणी में बताइए आप किस शहर से देख रहे हैं। और हाँ, चैनल को सदस्यता लेना मत भूलिए, ताकि ऐसी और सच्ची कहानियां मिलती रहें। अगले हफ्ते एक दोपहर नेहा अपनी कुछ सहेलियों के साथ बाहर गई। किट्टी पार्टी। विक्रम दफ्तर में था, आर्यन स्कूल में। मैं अकेली थी घर में। मेरा दिल तेज धड़क रहा था। मैं नेहा के कमरे में गई। ये गलत लग रहा था। मैं कभी किसी की निजता का हनन नहीं करती थी, लेकिन परिस्थितियां अलग थीं। मैंने उसके अध्ययन मेज की दराज खोली। फाइलें थीं, बैंक विवरण, लेकिन ये मेरे बैंक विवरण नहीं थे। आईसीआईसीआई बैंक, खाता धारक नेहा गुप्ता, शेष राशि 14,83,000 रुपये। 14,83,000 रुपये। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने अपने मोबाइल से तस्वीरें खींची, हर पन्ने की, और फिर एक और फाइल, संपत्ति दस्तावेज पितमपुरा। ये मेरे घर के कागजात थे, प्रतियां,
और साथ में एक मुख्तारनामा का मसौदा मेरे नाम से, विक्रम अग्रवाल को पूर्ण नियंत्रण देते हुए, और नीचे मेरा हस्ताक्षर। लेकिन ये हस्ताक्षर, मैंने ये कभी हस्ताक्षर नहीं किया, ये जाली था। अचानक नीचे दरवाजे की आवाज आई। नेहा वापस आ गई। किट्टी पार्टी जल्दी खत्म हो गई। मैं झटके से फाइल वापस रखी, दराज बंद किया और जल्दी से बाहर निकली। शौचालय का बहाना बनाकर मैं नीचे आई। मम्मी जी, आप ऊपर क्या कर रही थीं? मेरा दिल ठहर गया। बस बेटा, खिड़की बंद कर रही थी। हवा तेज थी, उसकी आंखें सिकुड़ीं। शक था, लेकिन कुछ बोली नहीं। उस रात मैंने अनिल जी को तस्वीरें भेजीं। सब कुछ, उनका जवाब आया, बिल्कुल सही। अब हमारे पास सब कुछ है। अब हम योजना बनाते हैं आमना सामना की। लेकिन आमना सामना से पहले कुछ और होना था, कुछ और भयावह। अगले दिन नाश्ते में नेहा ने मुझे चाय दी। मम्मी जी, आपकी खास चाय, मैंने अतिरिक्त इलायची डाली है। मैंने पी। स्वाद थोड़ा अजीब लगा, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। 1 घंटे बाद मुझे चक्कर आने लगे, नींद आने लगी। मैं सोफे पर बैठी थी और मेरी आंखें बंद होने लगीं। तभी दरवाजे की घंटी बजी। नेहा ने खोला। नमस्ते श्रीमती अग्रवाल, मैं डॉ अनीता राव, नेहा ने बुलाया था। कहा कि आप थोड़ा अस्वस्थ महसूस कर रही हैं। मेरी नींद भरी आंखों से मैंने देखा एक महिला डॉक्टर नेहा के साथ। मम्मी जी, डॉ अनीता मेरी सहेली है, मैंने सोचा मुफ्त जांच करवा लूं आपकी। डॉ अनीता ने बैठकर कुछ सामान्य सवाल पूछे। श्रीमती अग्रवाल, आज कौन सा दिन है? मैंने संघर्ष किया। वो बुधवार? आज तो गुरुवार है। कोई बात नहीं। और आज सुबह नाश्ते में क्या खाया? मुझे याद नहीं, नेहा बीच में बोली। देखिए डॉक्टर, ऐसा रोज होता है। याददाश्त की समस्या कभी कभी गैस भी छोड़ देती है, कभी आर्यन का स्कूल का नाम भूल जाती है। डॉ अनीता ने नोट्स लिए। श्रीमती अग्रवाल, ये लक्षण चिंताजनक हैं। आप कितनी दवा लेती हैं? बस मधुमेह की, सुबह में। लेकिन सच्चाई ये थी कि मैंने उस सुबह कोई दवा नहीं ली थी, क्योंकि मुझे मधुमेह ही नहीं था। मैंने महसूस किया कि कुछ गलत हो रहा था। ये जांच, ये जाल था। मैंने खुद को झटका। डॉक्टर, असल में मैं ठीक हूं, बस थोड़ी थकी थी। आने के लिए धन्यवाद। डॉ अनीता थोड़ी भ्रमित लगी। लेकिन श्रीमती अग्रवाल, धन्यवाद, मैंने दृढ़ स्वर में कहा। वो चली गई। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, मैंने अपनी चाय का कप उठाया। कुछ चाय बाकी थी नीचे। मैंने चुपके से एक छोटी बोतल में डाला और अपनी अलमारी में छुपा दिया। कुछ दिनों बाद मैंने वो चाय का नमूना सरकारी दवाखाने में ले गई। बुनियादी विश्लेषण के लिए परिणाम आया। ज़ोलपिडेम, एक नुस्खे वाली नींद की गोली, जो मुझे कभी दी नहीं गई थी। नेहा मेरी चाय में नींद की गोलियां मिला रही थीं, ताकि मैं सुस्त रहूं, भ्रमित रहूं, और लोग सोचें कि मुझे मनोभ्रंश हो रहा है। ये सिर्फ वित्तीय धोखाधड़ी नहीं थी, ये योजनाबद्ध मानसिक यातना थी, मनोवैज्ञानिक दुर्व्यवहार। मैंने ये रिपोर्ट भी अनिल जी को दी। मीना जी, उनका चेहरा गंभीर था। अब ये विषाक्तीकरण के प्रयास का मामला बन गया। ये आपराधिक है, बहुत गंभीर। हम अब प्रतीक्षा नहीं कर सकते। आमना सामना अभी करना होगा। अगर आपको लग रहा है कि मीना सही कर रही हैं, तो लाइक बटन दबाइए। अब देखिए क्या होता है। अनिल जी ने एक पारिवारिक मध्यस्थता बैठक की व्यवस्था की। आधिकारिक रूप से ये बैठक थी मीना जी की देखभाल व्यवस्था पर चर्चा करने के लिए। स्थान अनिल जी की जनकपुरी दफ्तर। तारीख 1 शुक्रवार। समय शाम 5 बजे। उपस्थित होने वाले मैं, विक्रम, नेहा के माता पिता सुरेश और पुष्पा गुप्ता देहरादून से, मनोज टेकफिक्स टेक्नीशियन, रोहित HDFC धोखाधड़ी अधिकारी, दिनेश शर्मा संपत्ति सलाहकार, निरीक्षक प्रिया सक्सेना द्वारका पुलिस साइबर सेल, और डॉ रमेश खन्ना फॉरेंसिक विशेषज्ञ। बैठक का वीडियो रिकॉर्डिंग होगा, घोषित सहमति के साथ। नेहा को बताया गया कि ये एक साधारण पारिवारिक चर्चा है मेरी देखभाल आवश्यकताओं पर। उसके माता पिता को भी यही बताया गया। उस दिन सुबह मैंने अच्छे से तैयार हुई। साधारण सूती साड़ी, न्यूनतम आभूषण। मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन मेरा दिमाग स्पष्ट था। विक्रम को मैं पहले ही सब बता चुकी थी। पेन ड्राइव दिखाया था, बैंक विवरण दिखाए थे, संपत्ति धोखाधड़ी दस्तावेज दिखाए थे, दवाइयों का विश्लेषण दिखाया था। जब उसने देखा अपनी पत्नी को मेरे कार्ड की तस्वीर खींचते हुए, व्हाट्सएप में बूढ़ी औरत लिखते हुए,
जाली चिकित्सा रिपोर्ट। उसका चेहरा सफेद हो गया। मम्मा, उसकी आवाज टूट गई। मैं इतना अंधा कैसे था? मैंने कैसे नहीं देखा? बेटा, प्यार अंधा बनाता है और तुम्हारी पत्नी, वो बहुत चालाक है। लेकिन मेरा बेटा आर्यन, ये सब का क्या होगा? पहले न्याय, फिर उपचार, एक एक कदम। शाम को हम सब अनिल जी की दफ्तर में पहुंचे। बड़ा सा सम्मेलन कक्ष, एक लंबी मेज पर सारे सबूत फैले हुए थे। प्रिंट आउट, बैंक विवरण, रेखांकित धोखाधड़ी, लेन देन के साथ। नेहा के मोबाइल से निकाली गई तस्वीरें, मेरे कार्ड की, मेरे दस्तावेजों की, व्हाट्सएप बातचीत के स्क्रीनशॉट, अधिवक्ता मल्होत्रा वाली, दीदी वाली, जाली चिकित्सा रिपोर्ट, संपत्ति धोखाधड़ी दस्तावेज, दवा विश्लेषण रिपोर्ट, और सबसे बीच में वो छोटी पेनड्राइव। नेहा अपने माता पिता के साथ आई। आकर्षक अनौपचारिक कपड़े, श्रृंगार बिल्कुल सही, आत्मविश्वास भरी मुस्कान। नमस्ते अनिल जी, नमस्ते मम्मी जी, नमस्ते विक्रम। बिल्कुल सामान्य, जैसे ये एक सामान्य बैठक हो। सुरेश जी और पुष्पा जी सम्मानजनक, मध्यम वर्गीय लोग। सुरेश जी सेवानिवृत्त सेना कर्नल थे, सीधी पीठ वाली मुद्रा। पुष्पा जी साधारण साड़ी में, थोड़ी घबराई हुई। कृपया बैठिए सब, अनिल जी ने कहा। जैसे ही सब बैठे, नेहा की नजर मेज पर गई और उसका चेहरा बदल गया। उसने दस्तावेज देखे, तस्वीरें देखीं, अपने मोबाइल का स्क्रीनशॉट देखा। ये क्या है? उसकी आवाज में पहली बार डर था। श्रीमती नेहा अग्रवाल, अनिल जी ने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा। आज की यह बैठक इसलिए बुलाई गई है क्योंकि आप पर गंभीर आरोप हैं। वित्तीय धोखाधड़ी, पहचान चोरी, जालसाजी, विषाक्तीकरण का प्रयास और अवैध रूप से संपत्ति हड़पने की साजिश। ये बैठक आपको एक अवसर देने के लिए है, अपना पक्ष रखने का, सच स्वीकार करने का और परिणामों को समझने का। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, ये क्या मजाक है? नेहा हंसने की कोशिश की, लेकिन हंसी फीकी थी। निरीक्षक प्रिया सक्सेना ने बैज दिखाया। जी, ये कोई मजाक नहीं है। मैं दिल्ली पुलिस साइबर सेल से हूं और ये एक प्रारंभिक जांच है। नेहा के चेहरे का रंग उड़ गया। पहले अनिल जी ने एक फोल्डर खोला। आइए देखें सबूत। ये रहा आपका मोबाइल जो मीना जी मरम्मत के लिए लेकर गई थीं। तकनीशियन मनोज वर्मा ने जांच के दौरान एक छिपा फोल्डर खोजा। दस्तावेज बैकअप, इसमें क्या था? बड़ी स्क्रीन पर तस्वीरें दिखाई गईं। मेरे डेबिट कार्ड, दोनों तरफ सीवीवी दिखाई दे रहा था। नेहा ने मुंह खोला, बंद किया। मीना जी का आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक पासबुक, संपत्ति के कागजात, सब कुछ उच्च गुणवत्ता में। और देखिए वीडियो, जिनमें मीना जी एटीएम पर पिन डाल रही हैं। आप उन्हें मदद कर रही हैं, रणनीतिक रूप से रिकॉर्ड कर रही हैं। मैंने सुरक्षा के लिए रखा था, बैकअप के लिए। अगर उनका मोबाइल खो जाए तो आप छिपे फोल्डर में रखती, ओटीपी अग्रेषण अनुप्रयोग लगाकर। रमेश जी ने बीच में कहा। जी, मैं साइबर फॉरेंसिक विशेषज्ञ हूं। मेरे सामने झूठ मत बोलिए। आपके मोबाइल में स्क्रीन मिरर प्रो, कॉल रिकॉर्डर प्लस और एक फर्जी अनुप्रयोग है जो पीएनबी की असली अनुप्रयोग जैसा दिखता है। ये सब औजार हैं वित्तीय धोखाधड़ी के लिए। सुरेश जी की आवाज अटकी। नेहा, बेटा, ये सच है? नेहा की आंखों में आंसू आए। अच्छी अभिनेत्री। पापा, मुझे नहीं पता ये कैसे आया। शायद किसी ने हैक किया। आपके व्हाट्सएप संदेश। निरीक्षक प्रिया ने एक प्रिंटआउट उठाया। अधिवक्ता मल्होत्रा के साथ। मुख्तारनामा कैसे बनवाऊं अगर वो मानसिक रूप से अयोग्य हो? संपत्ति हस्तांतरण में कितना समय? ये आपके शब्द हैं। ये बातचीत आपके मोबाइल से है। आप सक्रिय रूप से योजना बना रही थीं। और ये, रोहित ने बैंक विवरण रखे। 437 लेन देन, कुल 21,47,000 रुपए, सारे एक फर्जी अनुप्रयोग से। और ये पैसा कहाँ गया? आईसीआईसीआई बैंक, द्वारका। खाता धारक नेहा गुप्ता। आपका कुंवारा नाम। वर्तमान शेष 14,83,000 रुपए। पुष्पा जी ने हाँ भरी। नेहा अब रो रही थी। असली आंसू या नकली पता नहीं। मैं बताने वाली थी। हमें पैसे चाहिए थे। विक्रम का वेतन काफी नहीं है। मैं बस अस्थायी रूप से ले रही थी। मैं वापस करने वाली थी। 16 महीने अस्थायी? अनिल जी का स्वर तीखा हुआ। और ये? उन्होंने जाली चिकित्सा रिपोर्ट निकाली।
डॉ भरत सिन्हा की नकली रिपोर्ट, दावा करते हुए कि मीना जी को मनोभ्रंश है ताकि आप उनकी संपत्ति हड़प सकें। दिनेश शर्मा ने गवाही दी। जी मेरे पास आई थीं, बोली कि इनकी सास मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित है। पिछली तारीख वाले दस्तावेजों की बात की। मैंने मना किया तो गुस्से में चली गईं। और सबसे खतरनाक, मैंने पहली बार बोला। मेरी आवाज थोड़ी कांपी लेकिन स्पष्ट थी। तुम मेरी चाय में नींद की गोलियां डाल रही थीं ताकि मैं भ्रमित रहूं, सुस्त रहूं और सबको लगे कि मुझे मनोभ्रंश हो रहा है। मैंने दवा विश्लेषण रिपोर्ट मेज पर रखी। ज़ोलपिडेम, जो मुझे कभी दी नहीं गई। खामोशी, पूर्ण खामोशी। सुरेश जी की आंखों में आंसू थे। एक सेवानिवृत्त सेना अधिकारी जो अपनी बेटी पर गर्व करते थे। आज तुमने ये किया? उसकी आवाज टूट गई। नेहा का पूरा बचाव तंत्र ध्वस्त हो गया। इनकार से पीड़ित बनने की तरफ खिसका। मैं पीड़ित हूं, वो रोई। आप लोग मुझे समझते नहीं। मुझे इससे शादी क्यों करवाई जब आप जानते थे कि हमें संयुक्त परिवार में रहना होगा। मम्मी जी पास इतना पैसा है और हम संघर्ष कर रहे। ये मेरी भी परिवार है, मेरा भी हक है। क्या आपको लगता है मीना को माफ कर देना चाहिए? टिप्पणी में बताइए। और अगर कहानी अच्छी लग रही है तो साझा जरूर करें। हक, विक्रम की आवाज पहली बार उस दिन गुस्से से कांप रही थी। मेरी मम्मा को दवा देना तुम्हारा हक था? उनकी पहचान चोरी करना, उन्हें पागल घोषित करवाना, ये तुम्हारा हक था? नेहा ने उसकी तरफ देखा, हताशा में। विक्रम, कृपया, मैं तुम्हारी पत्नी हूं, आर्यन की मां। तुम मेरा साथ दो। तुम मेरी पत्नी नहीं हो, तुम एक अपराधी हो जिसने मेरी मम्मा को बर्बाद करने की साजिश रची। निरीक्षक प्रिया ने आगे कहा। श्रीमती नेहा अग्रवाल, आपको कानूनी स्थिति के बारे में बहुत स्पष्ट होने दें। आप पर यह आरोप है आईपीसी धारा 419(4), 120 धोखाधड़ी और बेईमानी, धारा 4, 100, 63,468 जालसाजी, धारा 328 मादक दवा देना, धारा 406 आपराधिक विश्वासघात, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम धारा 66C और 66D पहचान चोरी और धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश, संयुक्त सजा 7 से 12 साल कारावास, साथ में भारी जुर्माना। नेहा का मुंह खुला रह गया। पुष्पा जी रोने लगीं। मेरी बेटी ने, उसने ये सब, अनिल जी ने आगे कहा। लेकिन मीना जी एक विकल्प दे रही हैं, समझौता, जिसमें तत्काल आपराधिक अभियोजन नहीं होगा लेकिन शर्तें बहुत सख्त हैं। नेहा ने तुरंत कहा, मैं समझौता करूंगी। कृपया, मैं जेल नहीं जा सकती। शर्तें सुनो। अनिल जी ने एक दस्तावेज पढ़ना शुरू किया। 1. आप तुरंत 14,83,000 रुपए जो आपके ICICI खाते में हैं, मीना जी को वापस करेंगी आज, अभी। 2. आपके माता पिता अपना देहरादून घर गिरवी रखकर 6,70,000 रुपये 90 दिनों में वापस करेंगे। सुरेश जी ने सिर झुकाया। एक गर्वित सेना अधिकारी अपना घर गिरवी रखने के लिए तैयार। 3. बाकी राशि खर्चों के बाद 25,000 रुपये मासिक किस्तों में चुकाई जाएगी। 4. आप एक विस्तृत स्वीकारोक्ति पर हस्ताक्षर करेंगी, सारे अपराध स्वीकार करते हुए उल्लंघन के लिए दंडखंड के साथ। 5. आप 48 घंटे में इस घर को छोड़ देंगी, केवल व्यक्तिगत सामान के साथ। 6. आप तलाक दाखिल करेंगी, कोई गुजारा भत्ता दावे नहीं, कोई संपत्ति दावे नहीं। 7. आर्यन के साथ केवल पर्यवेक्षित मुलाकात, मीना जी की उपस्थिति में, 48 घंटे पूर्व सूचना के साथ। 8. मीना जी से कोई संपर्क नहीं, मुलाकातों के अलावा। 9. कोई भी उल्लंघन और आपराधिक शिकायत तुरंत अभियोजित होगी, आपकी स्वीकारोक्ति सबूत के रूप में इस्तेमाल होगी। 10. FIR दर्ज होगी, लेकिन अभियोजित नहीं होगी जब तक आप शर्तों का पालन करती हैं। नेहा ने सिर झुकाकर सुना।
हर शर्त एक और कील थी ताबूत में। मैं सहमत हूं, उसने फुसफुसाया। दस्तावेज तैयार थे। वकील ने सब समझाया। नेहा ने कांपते हाथों से हस्ताक्षर किए। स्वीकारोक्ति, समझौता शर्तें, तलाक सूचना, सब। उस शाम नेहा ने 14,83,000 रुपए स्थानांतरित किए नेट बैंकिंग से। सबके सामने सुरेश जी और पुष्पा जी ने आश्वासन दिया कि वे अपने हिस्से का पैसा वापस करेंगे। उनकी आंखों में शर्म थी, लेकिन ईमानदारी भी। नेहा को 48 घंटे दिए गए। वो चली गई अपने माता पिता के साथ। विक्रम, मेरा बेटा, टूट गया। उस रात उसने बहुत रोया। अपनी शादी की, अपने बेटे के टूटे परिवार की, अपनी अंधता की। मम्मा, मुझे माफ कर दो। मैं इतना कैसे अंधा रह सकता था? मैंने उसके सिर पर हाथ फेरा। बेटा, प्यार हमें अंधा बनाता है। और कुछ लोग बहुत अच्छे से नकाब पहनते हैं। अब आने वाला है सबसे बड़ा मोड़। अगर आपने अभी तक सदस्यता नहीं ली है तो अभी कर लीजिए। घंटी का चिन्ह भी दबा दीजिए ताकि अगला प्रकरण छूट ना जाए। 4 महीने बीत गए। आज मैं द्वारका सामुदायिक केंद्र में खड़ी हूं। हर दूसरे शुक्रवार को सिल्वर शील्ड, एक सहायता समूह जो मैंने शुरू किया है, मिलता है। आज 20 लोग आए हैं। सब वरिष्ठ नागरिक, सब किसी ना किसी डिजिटल धोखाधड़ी के शिकार। नमस्ते सभी को। मैं शुरू करती हूँ। मैं मीना अग्रवाल और मैं एक जीवित बची हूँ। मैंने अपनी कहानी साझा की। कैसे मेरी बहू ने मुझे निशाना बनाया, कैसे मैंने सबूत इकट्ठा किए, कैसे मैंने न्याय पाया। लोगों की आंखों में आशा दिखाई देती है। बैठक के बाद एक बुजुर्ग सज्जन शर्मा जी मेरे पास आते हैं। मीना जी, मेरे साथ भी मेरे भतीजे ने। उनकी आवाज टूटती है। आइए, मैं कहती हूं, बैठिए, बताइए, हम साथ में निकलेंगे। ये 4 महीनों में मैंने निवासी कल्याण संघ बैठकों में डिजिटल सुरक्षा कार्यशालाएं आयोजित की। पश्चिम दिल्ली की 4 अलग अलग सोसाइटियों में। दिल्ली विधानसभा समिति के सामने वरिष्ठ नागरिक धोखाधड़ी, कानून के लिए गवाही दी, 17,80,000 रुपये वसूल किए, 14,83,000 नेहा से, बाकी किश्तों में आ रहे हैं। अपने घर में व्यापक सुरक्षा लगवाई, बायोमेट्रिक ताले, सीसीटीवी कैमरे, केवल वित्तीय लेन देन के लिए अलग मोबाइल। स्थानीय समाचार पर आई। साइबर जागरूकता पर्चों के लिए योगदान किया। 2-3 बुजुर्ग पीड़ितों को मासिक मदद करती हूं, सबूत, प्रलेखन और कानूनी संदर्भ के साथ। मनोज, वो टेक फिक्स तकनीशियन, उसे दिल्ली पुलिस से ईमानदारी के लिए प्रशंसा पत्र मिला। मैंने उसके साइबर सुरक्षा उन्नत पाठ्यक्रम की फीस भरी। वो अब अपनी इमारत सोसाइटी का सुरक्षा सलाहकार भी है। सुरेश जी और पुष्पा जी हर रविवार आर्यन को लेकर आते हैं। पर्यवेक्षित मुलाकात। थोड़ी औपचारिक हैं हम, लेकिन सम्मानजनक। वे मेहनत से अपनी किश्तें चुका रहे हैं। उनका देहरादून घर गिरवी हो गया। उनकी शर्म दिखाई देती है, लेकिन उनकी ईमानदारी भी असली है। आर्यन, मेरा नाती। पहले वो भ्रमित था। दादी, मम्मी कहाँ है? अब धीरे धीरे वो समझ रहा है। मैं उसे उतना ही प्यार करती हूं, अधिक शायद, क्योंकि वो भी एक पीड़ित है। विक्रम मनोचिकित्सा में है, सहपालन सीख रहा है, विश्वास पुनर्निर्माण कर रहा है कार्यों से। घर की मरम्मत, मेरी सुरक्षा सुधार, सहायता समूह बैठकों में मदद करके। उसने एक दिन कहा, मम्मा, तुम इतनी मजबूत कैसे हो? बेटा, मैंने जवाब दिया, मैं मजबूत नहीं हूं, मैं बस दृढ़ निश्चयी हूं। सिर्फ खुद के लिए नहीं, उन सब के लिए जो अब भी चुपचाप पीड़ित हैं। नेहा, उसका क्या हुआ? वो तलाक अंतिम हो गया। वो अब देहरादून में अपने माता पिता के साथ रहती है। कोई संपर्क नहीं, मुलाकात, तिथियों के अलावा। उसका कपड़ों का व्यापार बंद हो गया। कुछ लोग कहते हैं वो पछताती है, कुछ कहते हैं सिर्फ पकड़े जाने का पछतावा है। मुझे नहीं पता, मुझे जानने की जरूरत भी नहीं। न्याय मिल गया, सबक सीखा गया, समुदाय बना। आज सुबह मुझे एक ईमेल आई दिल्ली पुलिस साइबर सेल से। वे चाहते हैं कि मैं उनके जागरूकता अभियान का हिस्सा बनूं, स्कूलों और कॉलेजों में बातचीत करूं। मैं हाँ कहूंगी, क्योंकि
मेरा लक्ष्य अब सिर्फ अपने पैसों को वसूल करना नहीं है, ये है दूसरों को बचाना, उन्हें शिक्षित करना, उन्हें सशक्त करना। मैं रोज 3-4 ईमेल पाती हूं, मीना जी, मेरे साथ ये हो रहा है, मुझे मदद चाहिए। मैं डर गई हूं और मैं हर एक को जवाब देती हूं, क्योंकि मैं समझती हूं वो झटका, वो विश्वासघात, वो एहसास कि तुम्हारा अपना परिवार तुम्हें बर्बाद कर रहा है। लेकिन मैं ये भी जानती हूं, आप अकेले नहीं हैं, आप असहाय नहीं हैं और आप न्याय के हकदार हैं। आज एक वेबिनार है, डिजिटल युग में वरिष्ठ नागरिक वित्तीय सुरक्षा। मैं मुख्य वक्ता हूं। मैं अपना लैपटॉप खोलती हूं, पावर पॉइंट तैयार है। पहली स्लाइड, मेरा नाम मीना अग्रवाल है। मैं 62 साल की हूं। मैं एक सेवानिवृत्त बैंक प्रबंधक हूं और मैं एक जीवित बची हूं। वो दिन याद आता है जब मैंने नेहा का मोबाइल उठाया था, जब मनोज ने मुझे चेतावनी दी थी, जब मेरी दुनिया टूट गई थी। लेकिन आज मैं खड़ी हूं, मजबूत, स्वतंत्र, सशक्त, क्योंकि मैंने सीखा, विश्वास करो लेकिन सत्यापित करो। अपनी वित्तीय जानकारी कभी साझा मत करो, परिवार में भी नहीं। ओटीपी कभी अग्रेषित मत करो अपने मोबाइल पर। किसी और को सुरक्षा अपडेट मत लगाने दो। हर लेन देन दस्तावेज करो। अगर कुछ संदिग्ध लगे तो झिझको मत, जांच करो। और सबसे जरूरी, आप अकेले नहीं हैं। मदद मांगो, समुदाय बनाओ, आवाज उठाओ। उम्र सिर्फ एक संख्या है, बुद्धिमत्ता असली है और न्याय सबका हक है। अगर इस कहानी ने आपको कुछ सिखाया हो तो टिप्पणी में मैं सतर्क हूं लिखिए और अपने शहर का नाम भी बताइए। वीडियो को पसंद करना मत भूलिए। ऐसी और सशक्तिकरण की कहानियां सुनने के लिए चैनल की सदस्यता लें। अगली बार एक नई कहानी लेकर मिलेंगे, जहां फिर सच और हिम्मत जीतेंगे। स्क्रीन पर दिख रहे अगले वीडियो को भी देखिए। धन्यवाद।